अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म दिया है। क्या इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। दुबई लीक्स के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं, कुछ मज़ीद खबरें आई हैं, उस पर भी बात करेंगे। पीटीआई का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है आर्मी के साथ, उस पर बात करेंगे। सोशल मीडिया पर जज और सेनेटर की लड़ाई शुरू हो गई है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में पंजाब गवर्नमेंट एक कानून लेके आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जनाब आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद और जनाब तारिक जहांगीरी साहब, ये दो जजेस इस केस को सुन रहे थे। कल इन्होंने फैसला महफूज किया और इनको जनाब आज फैसला सुना दिया गया। इमरान खान साहब को रिहा करें, 10 लाख की जमानती चल के जमा कराएं और ले जाए अपना इमरान खान साहब, अदालत ने कह दिया। अब आमिर फ़ारूक साहब वो जज हैं जिनके बारे में पीटीआई ये क्लेम करती है कि ये पीटीआई के खिलाफ फैसला करते हैं, इनको रिज़ाइन देना चाहिए, जस्टिस फायद ईसा को रिज़ाइन देना चाहिए। आज हसन रऊफ जो पीटीआई के फोकल पर्सन है, उन्होंने कहा कि शुक्र है कि जजों ने आइन के मुताबिक फैसले देने शुरू कर दिए। लेकिन फिर उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस फायद ईसा को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आमिर फ़ारूक साहब से इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, इल्ज़ाम लगाया और मुसलसल लग रहा है पीटीआई की तरफ से प्रोपेगेंडा हो रहा है जजेस को लेके। लेकिन अदालतें बेबस हैं, जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार का केस चल रहा है और एक नई जंग शुरू हुई है, उस पर मैं बाद में आऊँगा। अब क्या इमरान खान साहब इस केस के बाद रिहा हो जाएंगे? तो जवाब है नहीं। पीटीआई के लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा अफसोस होगा, क्योंकि इमरान खान साहब एक केस के मुलजिम नहीं है, 2 केसेस उनके ऊपर हो रहे हैं अभी, साइफर का और इद्दत में निकाह वाला। उन दोनों केसेस में इमरान खान साहब को सजा है, वो केस चल रहे हैं। डियाला में उन केसेस की हेयरिंग मुअत्तल हुई है क्योंकि सिक्योरिटीज़ इशू हैं। कल इमरान खान साहब को अदालत ने कहा है कि उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए। पहली दफ़ा इमरान खान साहब तकरीबन 1 साल के अरसे के बाद नमूदार होंगे। मेरे पास जो इतलात है इस वक्त, अंदर की इतला कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश नहीं किया जाएगा। ये तो कल पता चलेगा। जो खबरें मेरे पास हैं, अदालत को बहाना बना दिया जाएगा। सिक्योरिटी इश्यूज नो डाउट उस एरिए में है, लेकिन इंटरनेट के थ्रू वीडियो के ज़रिए अगर आपने पेश होना है तो इसमें होना नहीं चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है छोटा सा, क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले भी कोई मुजरिम इस तरह कोर्ट में वीडियो लिंक के थ्रू जेल में पेश हुआ हो? मेरा नहीं ख्याल। मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, वो उस केस का रेफरेंस दें कि एक बंदा जेल में बंद है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है कि उसको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करवाया जा रहा है। ये अदालती निज़ाम हमारा किस तरफ जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? पाकिस्तान की ब्राह्मण ब्रीड को ये फैसिलिटी क्यों हासिल है, आम बंदे को ये फैसिलिटी क्यों नहीं हासिल? ये वही इमरान खान साहब है जिनको जजेस के रस्ते के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, गेस्ट हाउस में ठहराया गया और इनको बाहिफाजत लाहौर पहुंचाया गया। तो ये कानून किस किस्म के कानून है जो एक बंदे के लिए हो रहा है, दूसरे बंदे के लिए हो रहा है? इमरान खान साहब अपनी मामनत वकील के थ्रू कर सकते हैं, वकील को पेश करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। वो कौन सी ऐसी तकरीर है जो इमरान खान साहब ने खुद करनी है? इसका जवाब अतर मंडला साहब से लेना चाहिए। तो ये दो मेयार क्यों है पाकिस्तान की अदालत में? और फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान की अदालतें को ऊपर प्रेशर बढ़ा है, उनको आईएसआई प्रेशर डालती है, हुकूमत प्रेशर डालती है। जो दूसरा इसका एक एंगल है इमरान खान साहब का पेश होने का, कि उनको खुद शर्म आनी चाहिए फैज़ ईसा साहब की अदालत में पेश होते हुए कि ये वही जज हैं जिनके ऊपर आपने इल्ज़ामात लगाए थे। आपको मॉरली कहना चाहिए कि मैं पेश नहीं हूँगा।
پہلے تو معذرت کریں جج صاحب کی عدالت میں آنے سے پہلے کہ آپ کے اوپر جو میں نے مقدمات بنائے، جو ریفرنس بنایا وہ جھوٹا تھا، بدنیت پہ مبنی تھا. لیکن نہیں، پاکستان میں کہاں عمران خان صاحب نے وہ جسٹس زیبا سے جا کے معافی مانگی تھی، اس کی فوٹیجز ہیں، وہ ہنسی آتی ہے اس کے چیمبر میں جا کے، کدھر ہے زیبا، ان کو کہنا میں آیا تھا اور میں اگر میرے کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، اور پھر چلے گئے اینک لگا کے. ڈون والا سٹائل عمران خان صاحب کا. اور پی ٹی آئی کے سپورٹر مسلسل اس وقت ٹویٹیں کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب رہائی ہو گئی ہے، ان کی ہو جانی ہے. فی الحال ان کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدت والا ہے، اس میں وکیل صاحب چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، وہ 23 مئی تک ملتوی ہو. تو کیس پاکستان میں عدالتی سسٹم کیا ہے، مذاق ہے، ایک ہنسی آتی ہے دیکھتے ہوئے. ہم نے نواز شریف کے کیس میں بھی دیکھا، بڑی یقین کریں بلنڈر مارے گئے عدالت کی طرف سے، اجرت میں فیصلے دیے گئے، اور پھر عدالت کے کسی فیصلے پہ بیان دیتا تھا اس کو طلال چودھری، پھر اس کے بعد سیالکوٹ کے ایک اور سابقہ ممبر ہے دانیال عزیز، ان کو اڑا دیا، پھر ہاشمی صاحب کو اڑا دیا، نہال ہاشمی، مطلب جو بیان دیتا تھا اس کو توہین عدالت. اب آج توہین عدالت کدھر گئی؟ آج کی جو دوسری خبر ہے وہ جسٹس بابر ستار ورسز سینیٹر جناب فیصل واڈا المعروف بڑے چودھری صاحب کی سپورٹ سے جو آئے ہیں. پہلے آزاد سینیٹر ہیں، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا کوئی آزاد سینیٹر آیا ہو. طاقتور حلقوں کے مانے جانے، ٹھیک ہے تو فوج کا ترجمان ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. شیخ رشید صاحب بھی رہے ہیں گیٹ نمبر 5-4 کی باتیں، ایک وقت تھا بڑا قریب تھا، آج کل شیخ رشید کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بیان ہی نہیں آتا، نہ 4 دفعہ پہلے دن میں آتے تھے خبروں میں، اب کوئی نہیں. اب وہ وہی انجن کی گڑی سڑی باتیں کرتے ہیں، انجن پسٹن فیل گورنمنٹ کا، اور ان کو اب یہی زیب دیتا ہے. وہ اب پہلے ڈیٹے دیتے ہوتے تھے، وہ بھی نہیں دیتے. بہرحال اپنے ٹاپک پر آتا ہوں. جناب فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ اگر میری پگڑی اچھال کے آپ نے اچھالی تو میں آپ کی پگڑی کا فٹ بال بنا دوں گا. یہ توہین عدالت نہیں تو کیا ہے؟ اور میرے پاس جو اطلاعات ہے مجھے لگ رہا ہے ان کو بلا لیا جائے گا، عدالت بلائے گی، ان کی پریس کانفرنس ایک چارج شیٹ ہے، ان کی پراپرٹی نکل آتی ہے، انہوں نے اپنا غصہ نکالا ہے. پراپرٹی ان کی ڈکلیئر ہے، یہ اس سے پہلے بھی عدالت سے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوئے. ان کو موقع دیا گیا کہ آپ ریزائن دے دیں ورنہ ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے دوہری شریعت کے کیس میں. اب یہ بابر ستار صاحب جو بار بار یہ الزام لگاتے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے، منصور امان کی پریس کانفرنس کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ وہ ایک علیحدہ کیس ہے جو آپ نے میرے سے رابطہ کیا تھا، لیکن مجھے پھر بھی رابطہ کیا گیا اعلیٰ سیکرٹ ایجنسی کی طرف سے. تو آپ نام کیوں نہیں لیتے بابر صاحب؟ آپ اتنے بے بس کیوں ہیں؟ آپ کو تکلیف کس چیز کی ہے؟ عدالت شکایتیں لگاتا ہے یا عدالت حکم نامے جاری کرتا ہے، اس کو بلاتا ہے جو آپ کو اپروچ کر رہا ہے اس پہ توہین عدالت آپ لگائیں؟ آپ کے اوپر زیر اثر کوئی ہو رہا ہے، آپ کے کیسز پر ہو رہا ہے، آپ پر کوئی بھی پریشر ہے، آپ ایکشن لیں. آپ جج ہیں، آپ بااختیار ہیں، ورنہ آپ ریزائن دے دیں کہ میں نہیں دے سکتا، وہ بہت زیادہ طاقتور ہے. اچھا آپ مقابلہ کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی عدلیہ کو اور جو ان سے متنازع بنا رہے ہیں آپ اپنے بیانات سے، عدلیہ کے تقدس کی انٹیگریٹی کو آپ ہرٹ کر رہے ہیں. آپ میں اگر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے لینا ہے ایکشن تو پھر آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. عدالتوں کے پاس اختیار ہوتا ہے، آپ نام لیں، آپ پہلے تو اتنی جرت پیدا کریں، اس بندے کا نام لیں جس نے آپ کو پریشرائز کیا. اگر نہیں تو پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں، مقابلہ کریں. پھر آپ کی انفارمیشن لیک ہوئی ہے تو آپ کو رونا پڑ گیا. یہاں پہ ہر پاکستان کی کسی قسم کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی تصویریں شائع ہوتی ہیں، پرسنل ڈیٹے لیک ہوتے ہیں، اس پر تو آج تک کوئی فیصلہ نہیں آیا. اور بار بار آپ کہتے ہیں جی عدالتیں، آپ محسن اختر کیانی صاحب نوٹس دیتے ہیں، کبھی ڈی جی پاسپورٹ کو دے رہے ہیں، ایف آئی اے کو، آئی بی کو،
फिर उसके बाद पीटीए को, मतलब कोई आपने एजेंसी नहीं छोड़ी जिसको आपने नोटिस दिए हैं कि आए जवाब दें। मैं आपको बताता हूँ आईएसआई ये काम करती है, आप उनको नोटिस दें, आईएसआई के चीफ को बुलाएं, उसको सजा सुनाएं, तो मैं आपको मान जाऊँ। आप फजूल इधर उधर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अदारा जो आप पे प्रेशर डाल रहा है, वो डीजी कभी आके आपकी अदालत में कहेगा कि हाँ जी ये हमने डाटा लीक किया है? एफआईए कभी मानेगी, एफआईए का हेड, कि हाँ जी ये डाटा हमारे पास था, हमने लीक किया है? पासपोर्ट का जो डीजी है वो मानेगा कि ये डाटा हमारे पास था, हमने लीक किया है? आप बताएं क्या करना है? मैं आपको बता रहा हूँ आईएसआई का चीफ है, उसने ये किया है, उसको बुलाएं। आप गैर मुतलका लोगों को एवं नोटिस दे रहे हैं, आप थोड़ी बहादुरी दिखाएं, आईएसआई के चीफ को बुलाएं, उसको नोटिस दें, उस पर तौहीन अदालत लगाएं। आप जुर्रत पैदा करें। पहले बातें आप इधर उधर की कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर ही कोई नहीं, आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वही टाइम आप किसी गरीब आदमी को इंसाफ में लगाएं, किसके कोई ना हक बैठा हुआ है, ना हक दरखास्तें कईयों की हैं जो इस वक्त पेंडिंग है, आप उनको सुन नहीं रहे। आपको अपनी पड़ी हुई है या इमरान खान की पड़ी हुई है? खुदा का खौफ करें। अगर आपने काम करना है तो करें, वरना आप ये टाइम ज़ाया ना करें पाकिस्तान का और पाकिस्तान की रियासत का। आज की जो तीसरी खबर है दुबई लीक्स के हवाले से है, जो गैर मामूली है। पहले मैंने कुछ नाम बताए, उसमें जो गैर मामूली चीज़ जो मेरे पास डिटेल्स आई हैं, उसमें फरियाल तारपुल साहब का एक पीएसओ है, उसका नाम है हामिद समू। उसके 50 लाख दिरहम का बंगला निकल आया दुबई में। अब पीएसओ के पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए? ये फ्रंट मैन है जनाब फरियाल तारपुर का। और मुश्ताक एक और है, मुश्ताक हजारों, जो आसिफ अली जरदारी साहब के पीएसओ हैं, उनके साथ है। उन्होंने भी एक चीज़ गिफ्ट की हुई है कागज़ों में। ये मुश्ताक हजारों वही हैं जिनका जिक्र अयान अली के केस में भी आया था, ये बड़े क्लोज हैं। फिर कुछ करेंसी एजेंट्स के नाम आ रहे हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब के इर्द गिर्द होते हैं, उनके क्लोज हैं। और फिर वो कुछ प्रॉपर्टीज़ गिफ्ट की गई हैं जिनको आसिफ अली जरदारी साहब ने बाकायदा अब्दुल मजीद गनी साहब से लेके आगे अपने बच्चों को ट्रांसफ़र की है। एक पेंट हाउस है जिसकी मालियत तकरीबन जो कहा जा रहा है 1 करोड़ 10 लाख दिरहम। तो ये जो इस तरह की ट्रांजैक्शंस हैं, ये वाकई गैर मामूली है, इनको एड्रेस करना चाहिए। ये जो खान सामों नौकरों ड्राइवरों के नाम पे हैं प्रॉपर्टीज़, इनको वाकई आइडेंटिफाई करना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, मनी ट्रेल क्या आपकी जो आपकी उधर प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखना ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ आई सारी हुकूमत के कुछ लोगों की है, अपोजिशन के लोगों की भी आई है, कुछ शेर अफजल मरवत साहब की आई है, फैसल वाडा की भी आई है। इन्होंने बाकायदा कहा हमने डिक्लेयर की है। ठीक है, अगर आपको डिक्लेयर है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फरा गोगी इनके नाम आए हैं, अगर इनकी डिक्लेयर है, मोहसिन नकवी की मिसिस का आया नाम कि वो डिक्लेयर प्रॉपर्टी है, बाजवा साहब के बेटे का आया, वो कह रहा है मैं अभी भी उसकी मॉर्गेज देता हूँ, वो बाकायदा डिक्लेयर्ड है। लेकिन जो डिक्लेयर्ड नहीं है उनका वाकई हिसाब होना चाहिए। पाकिस्तान की एफआईए को, एफपीआर को पूछना चाहिए, नैब को पूछना चाहिए ये कहाँ से आया। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इसमें, ये जो दुबई लीक्स हुई हैं, ये शख्सियात की नामों पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लीक्स हुई हैं, लेकिन जो बिजनेसेस के नाम पे है ना प्रॉपर्टीज़, वो नहीं लीक हुई अभी। अब जनाब प्रॉपर्टी टाइकून इस वक्त मलक रियाज साहब, वो दुबई में बैठे हैं, वो दुबई में किसी सड़क पर बैठे हुए हैं, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं आई इस लीक्स में। मलक रियाज के अलावा और काफ़ी लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं आई। इट मीन्स कि वो लगता है फिर उनके कंपनीज के नाम पर होंगी। मलक रियाज साहब की भी ऑब्वियसली कंपनी के नाम पे होगी, क्योंकि ज़ाती उनकी नहीं निकली, कोई इस लीक में तो नहीं आई जहाँ तक मैंने स्टडी किया है इस पूरी रिपोर्ट को। तो इसका मतलब है ये मलक रियाज साहब की भी हो सकता है कोई साजिश हो, और ये 6 जजेस को भी कहते हैं कि उनकी मिली जुली कोई साजिश है,
उन्होंने इनको हरकत में लेके आए हैं और वो गंदा इनको करना चाहते थे। और मलक रियाज साहब का खुद का नाम ही नहीं है, जिनका ये 190 मिलियन केस चला, सब कादर ट्रस्ट, इमरान खान जो फंसे हुए हैं उसी केस की वजह से फंसे हुए हैं। तो कहा जा रहा है, कहने वाले कह रहे हैं कि मलक रियाज साहब को का इसका हाथ हो सकता है। इन्होंने ये डाटा किसी तरह कंपाइल करवा के ये लीक करवाया और इसको एक अलहदा डायरेक्शन दी है, लोग ध्यान कन्वर्ट हो इमरान खान साहब की, कोई इसमें क्लीन चिट दे दी गई है, कोई किसी किस्म की। हालांकि इमरान खान साहब की बहन की भी प्रॉपर्टीज निकली हैं इसमें। अब उनकी बहन का कोई बिजनेस नहीं है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी है उधर, अमीर लोग हैं, अमीर फैमिली है। माँ की दवाई के पैसे नहीं थे, कैंसर हॉस्पिटल बनाया और खुद कोई काम किया कोई नहीं, सारी उम्र वेले रहे। स्टूडेंट लाइफ में वो इधर बर्तन धोते रहे लंदन में, लेकिन प्रॉपर्टीज अरबों की है इनके पास। चले, ये तो फैसला पाकिस्तान की नैब ने करना है, क्या करते हैं। आज की जो आखिरी खबर है वो है, पंजाब गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई है, बेहतरीन लॉ है। 21 दिन 3 पेशियां डेफेमेशन का, और ये जितने लोग झूठ बोलते हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, उनको उन्होंने अब काउंटर करने का फैसला किया। लॉ अभी पास नहीं हुआ, अभी इसको शाया किया गया है। अगर किसी को इतराज़ है, कोई अपनी एडिशनल कोई चीज़ ऐड करना चाहता है, कोई सजेशन है, वो मांगी गई है, फिर उसके बाद ये असम्बली में जाएगा। सहाफ़ती तंजीमों को ये दिया गया, एक कोड ऑफ कंडक्ट कह लें, उनको बता रहे हैं कि ये है 21 दिन 3 पेशियां, ट्राइब्यूनल में एक केस जाएगा, सिविल सूट होगा, पुलिस रेंजर्स किसी किस्म की कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी। 30 लाख रुपया हर्जाना होगा मिनिमम, उसके ऊपर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, जो आपको देना पड़ेगा अगर आप झूठ आपका साबित हो जाता है, आपने कोई बदनीति की हुई, किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाया हुआ। तो ये एक बड़ी अच्छी रवायत है, मैं इसको हमेशा सपोर्ट करूँगा। हम यूरोप, अमेरिका, यूके की एग्जाम्पल हमेशा कोट करते हैं, यहाँ पे ऐसे ही है। अगर आप किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाएं और वो अगर आपको कोर्ट पे ले जाए, आपको फ़ाइन देना पड़ता है। और यही पाकिस्तान में भी होना चाहिए। जिस तरह का झूठ चल रहा है, लान तान हो रही है व्यूज़ के लिए, डॉलरों के लिए, फजूल बातें होती हैं, उसको काउंटर करने का यही तरीका है कि आप उसको पकड़ के उसको कोर्ट में ले जाएं और 30 लाख रुपया उसको बोले जुर्माना दें, या साबित करें कि आपने ये जो बात मेरे मुतल्लिक की है वो ठीक की है। तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त 75,000 पे चली गई है, विच इज़ वेरी गुड साइन। पाकिस्तान की एजेंसियां जो है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है, बेहतरीन काम कर रही हैं इस वक्त, और इकॉनमी को इन्होंने संभाला हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो आगे अब IMF की डील्स, जिस तरह की बातें आ रही हैं कि उसमें टैक्स पेयर्स के ऊपर और प्रेशर डलेगा, मज़ीद टैक्स लगेंगे, महंगाई से बढ़ेगी, ये एक तशवीशनाक है। जो जुलाई में कहा जा रहा है PTI की तरफ से कि इसमें उन्होंने शिद्दत लेके आनी है, मुजाहरे करने हैं, इसको प्रोटेस्ट करना है, उससे लग रहा है कि ये महंगाई के इशू को यूज़ करेंगे। जो IMF की तरफ से सैंक्शंस लगनी है पाकिस्तान के बजट के ऊपर, उनकी बातें माननी पड़ेगी। उसको अब किस तरह टैकल गवर्नमेंट करती है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। आपको रिलीफ देना पड़ेगा, गंदम स्कैंडल के ऊपर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पाकिस्तान के किसान के साथ ज्यादती हुई है, और जो इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको फारग करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी लेके आए, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी लेके आए, वाहिद हल यही है, और स्टेबिलिटी लेके आए, महंगाई को कंट्रोल करें, पेट्रोल की प्राइसेस कम करें, आम आदमी का लिविंग स्टाइल को इम्प्रूव करें। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।